हेलो एवरीवन। आज है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो हम देखेंगे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6(8) है। सेक्शन 6(a) सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। कौन कौन इंडिया का सिटीजन होगा उसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो उसमें एक सेक्शन 6(a) है। 6(a) को ऐड किया गया था। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि असम में जो भी लोग हैं 1965 के 1966 से जो पहले आए हैं, 1971 से पहले जो आए हैं, उनको वो सब प्रिविलेजेस मिलेंगे जो इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, यानी उनको इंडियन सिटीजन कंसीडर कर लिया जाएगा। ये जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू सेक्शन ऐड किया गया था। तो इसको सही बोल दिया किसने? हमारे 4-1 की मेजोरिटी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है जिसमें 5 जजेज होते हैं। तो ये फेवर में आ गया है गवर्नमेंट की। तो ये है अपना टोटल असम का जो कोड है उसके लिए था ये 1966 और 1971 से पहले जो आया। नायाब सिंह सैनी जो है हरियाणा के जो सीएम बन चुके हैं। तो 13 अंदर मिनिस्ट्री ने उनके साथ किया, ओथ ली है। तो बीजेपी लीड गवर्नमेंट वहां बनी है। एयर क्वालिटी काफी डेटोरेट हो रही है। एयर क्वालिटी का जो लेवल हुआ 300 से भी ज्यादा चला गया है। ठीक है। तो 201 से लेके 300 तक वो पुअर माने जाते हैं, लेकिन 301 से 400 तक वेरी पुअर। ठीक है। तो दिल्ली में ये सब हो रहा है। एयर क्वालिटी को CAQM कंट्रोल करता है। वो किसकी जगह पे बना था? EPCA की जगह पे। कब? 2017 में। और ये क्या है? ये एक क्या स्टेटूटरी बॉडी है। और ये दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास के रीजन की एयर क्वालिटी क्या करती है? कंट्रोल करती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये 1974 में बना था। किस एक्ट से? वाटर एक्ट से। पावर कहाँ से लेता है ये एयर एक्ट से लेता है। एयर एक्ट 1981। ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसे स्टेट में भी होते हैं। एनजीटी कब बना था? 2010 में बना था। इंडिया थर्ड कंट्री था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद इंडिया कौन सा था? थर्ड कंट्री था इसको बनाने वाला। एनजीटी की जो मतलब की के मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है। और हेड ऑफिस का न्यू दिल्ली में है। तो ये भी सारा मतलब कि जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनको ये ट्राइब्यूनल सुनता है, यानी कि ये क्या है? ट्राइब्यूनल है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। डेवलपमेंट। अब अच्छा, जो डेवलपमेंट हो रही है वहां से जो मैंग्रोव्स हैं उनको हटाया जा रहा है। तो मैंग्रोव काफी इंपॉर्टेंट है। GS3 में है और प्रीलिम्स के हिसाब से इन्वायरमेंट GS3 में वो करता है मेंस के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, देखो इसके ऊपर काफी ज्यादा डिबेट चल रही है, काफी ज्यादा सॉरी डिबेट चल रही है स्टार्टिंग से ही। ठीक है। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो कब बनी थी? 1990 में। ट्राईपेराइट एजेंसी है ये, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। तो ILO ने क्या कहा है कि मतलब जॉब ग्रोथ कैसे बढ़ाया जा सकता है? मतलब कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ये सब आ जाएंगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को एक UBI दिया जाए, मतलब इतनी इनकम दी जाए कि लोगों की जो बेसिक नीड है जैसे रोटी कपड़ा और मकान वो पूरी हो सके। ठीक है। तो जो फिनोमिना है जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉबलेस हो रही है। तो प्रोडक्टिविटी राइज हो तो नहीं रही, लेकिन जॉब उसमें मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन जॉब नहीं बढ़ रही है, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीन लर्निंग आ गई है। ये सब सारे जो काम है, जैसे जो लेबर काम करते थे वो सारे काम ये ऑटोमेटिक मशीन से होने लग गए हैं। ठीक है। तो UBI का जो डिस्कशन है इंडिया में काफी समय से भी चल रहा है। ये काफी जो पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस है वो बोल रही है सबको इतने पैसे मिलेंगे हर साल, एक साल में 1 लाख रुपए। ठीक है। 2016-17 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके बाद ये काफी जो आइडिया है ये काफी मतलब कि लाइमलाइट में आया। तो इन्वेस्टमेंट जैम 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 का मतलब क्या है? जन धन, आधार एंड मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो, वो इस पे जो इन्वेस्टमेंट की गई, हो सकता है वो मतलब कि वो इसलिए की गई कि जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम्स हैं, जो डायरेक्ट लोगों के पास पैसा पहुंचता है, जैसे किसानों के पास PM किसान के तहत क्या है? हर 4 महीने में 2,000 रुपए पहुंचते हैं, यानी कि एक साल में 6,000 रुपए। तो ये भी एक प्रकार की UBI ही है। ठीक है। UBI और इसकी मॉडिफिकेशन। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने के क्या हम UPI का यूज कर सकते हैं? क्या इससे पुअर्टी हटाई जा सकती है? ये कोई मतलब जरूरी तो है नहीं। तो इंडिया को क्या इसको अडॉप्ट करना चाहिए? तो इंडिया को एक इसके वर्जन को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है। ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, तो लोगों का क्या है, काफी ज्यादा इसके ऊपर डिबेट डिबेट चल रही है।
तो कई लोग यूबीआई को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, मिसप्लेस्ड है ये तो, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग काम ही नहीं करेंगे। तो पॉलिसी को इवेलुएट करने की जरूरत है कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम किस किस एरिया में थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि इन्वेस्ट अगर हम अच्छा करें कहाँ, ट्रांसपोर्टेशन में, वो एक ग्रेट पॉलिसी होगी, उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और मोबाइलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। बट इट इज नॉट फॉल टू क्रिटिसाइज दैट इट विल नॉट डायरेक्टली डील विद पुअर्टी, बट इससे क्या ये श्योरिटी थोड़ी है कि उससे पुअर्टी कम होगी। तो यूबीआई जो है वो इवेल्युएट होनी चाहिए सेफ्टी नेट पॉलिसी की तरह, ठीक है। एट द सेम टाइम एक डिजायरेबल है, मतलब फिजिबल हो या ना हो, मतलब बजटरी पॉइंट से क्या इतने पैसे हैं इंडिया के पास, ठीक है। यूबीआई अगर हम मतलब कि सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसी के लिए हम एग्री भी हो जाए, क्या इंडिया के पास ऐसे पैसे हैं इतने कि वो यूबीआई को अप्लाई कर सके। इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ टर्मिनोलॉजिकल कंफ्यूजन भी है, ठीक है। सम फॉर्म ऑफ यूबीआई ऑलरेडी बोलते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट किसानों के पैसे आते हैं खाते में और जो वोमेन्स के में आते हैं तो उनको यूबीआई ही बोला गया है, उनको वही तो डायरेक्ट पैसे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बोला गया है। तो मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्रुप को हम टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक उनके लिए सेफ्टी पॉलिसी है, बट अदर सेफ बाकी ग्रुप्स तो रह गए ना, तो कुछ लोग ही हुए इसमें तो कवर। तो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हमने देख लिया कि एम्प्लॉयड कौन है, अनएम्प्लॉयड पुअर कौन है। तो मतलब उनको जैसे पीडीएस के थ्रू हम देते हैं अनाज वगैरह, मनरेगा के थ्रू हम बहुत सारा पैसा देते हैं, तो और मिड डे मील के, तो ये सारे एक यूबीआई के ही पार्ट है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर में बहुत सारा बजट अभी जा रहा है, तो अलग अलग उसकी कंसिडरेशन हो सकती है। गोल क्या है, मिनिमम कंजम्पशन सपोर्ट या फिर लॉन्ग टर्म पुअर्टी को कम करना है मेन चीज। तो कुछ ग्रुप्स हैं वो काफी वल्नरेबल हैं, तो उन्हीं को ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत है, तो उन्हीं के लिए हम कर ही रहे, तो फिर हमें यूबीआई की क्या जरूरत है। तो क्योंकि स्टेट के पास तो अभी इतनी सी कैपेसिटी नहीं है कि सबको दे सके, यानी कि हमें जिनको जरूरत है उन्हीं को देने की ज्यादा जरूरत है, और उसी को इम्प्रूव कर दो। जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिले होती है, अगली चीज जो होती है, करप्शन जो होते हैं, उसको कम कर दो। स्टेट और सेंट्रल स्कीम है, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी काफी सारी मतलब कि एंटी पोवर्टी की स्कीम भी इम्प्लीमेंट की है। जैसे स्टेट में भी काफी सारी स्कीम है, जैसे तेलंगाना में एक रायथू बंधु स्कीम है, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो फार्मर को अनकंडीशनल पेमेंट देती है 4,000 पर एकड़। कितना, 4,000 पर एकड़। उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे कालिया स्कीम है, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन, ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ये सारे फाइनल आंसर में आपको लिखनी है। और नेशनल लेवल पे पीएम किसान है, तो पीएम किसान में कितने मिलते हैं, 6,000 पर ईयर पर एकड़ स्मॉल लैंड होल्डिंग को। लेकिन बाद में ये सभी फार्मर तक वो कर देगी, लेकिन इसमें इन जो टैक्स पेयर हैं वो इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। 10 करोड़ फार्मर को ये कवर कर रही थी। एस्टिमेटेड को 75,000 था, जो कि रफली 0.4% है इंडिया की जीडीपी का। जब हम इतने सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर परसिस्ट, ठीक है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज भी आ रहे हैं, जैसे आधार वेरिफिकेशन है, रिजेक्शन कर दिया जाता है बैंक के द्वारा, तो इन लिमिटेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। यूनिवर्सल इनकम जो ट्रांसफर है ऑफर सेवरल एडवांटेज, काफी एडवांटेज होते हैं। वो रिड्यूस कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को जो एसोसिएटेड होती है टारगेटिंग एंड मिनिमाइज एक्सक्लूजन। सिंस जो ट्रांसफर है वो यूनिवर्सल है, फ्यूअर इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व होते हैं उसके बीच में, लोअरिंग द चांस टू लीकेज, लीकेज के क्योंकि अब डिजिटल है तो डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। तो पहले तो क्या होता था, वो राजीव गांधी जी बोलते थे ना, मैं एक रुपया भेजता हूँ तो पहुंचते कितने हैं, सिर्फ 16 पैसे, यानी कि 100 पैसे भेजते हैं और 16 पैसे लास्ट तक पहुंचते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रांसफर ऑल्सो अवॉइड वर्क डिसइंसेंटिव एसोसिएटेड विद टारगेटेड प्रोग्राम। तो ये हो सकता है। तो अब क्या है, कॉमन रिएक्शन क्या है इस प्रपोजल का, कि वेल्दी लोगों को क्या जरूरत है फिर जब इसमें, मतलब ये तो काफी डिबेटेड इशू है। तो ये मिसअंडरस्टूड है, हाउ टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम ऑपरेट, क्योंकि एडवांस इकोनॉमी में है, इंडिविजुअल टैक्स पे करता है तो रिसीव करता है गवर्नमेंट का सपोर्ट, जैसे चाइल्ड बेनिफिट हो गया, अदर सर्कमस्टांसेस। तो नेट इनकम, यानी कि वेल्दियर इंडिविजुअल वुड पे फार मोर इन टैक्सेस देन अमाउंट दे वुड रिसीव फ्रॉम यूबीआई। यूबीआई से तो वो बहुत कम, मतलब कि पैसा अगर उनको मिलने भी लगा तो बहुत कम मिलेगा, लेकिन उनका क्या था, टैक्स बढ़ जाए क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। तो एक पॉसिबल स्कीम क्या है, इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है यूबीआई स्कीम का। मतलब इंडिया की अभी तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी नहीं है इंडिया की, तो यूबीआई का जो प्रपोजल है, मतलब लार्ज ट्रांसफर, यूबीआई प्रपोज क्या करता है कि 3.5 से 11% ऑफ जीडीपी को, पैसे को ट्रांसफर कर दो इसमें, एंटी पुअर्टी में, और ड्रेस्टिंग रेजिंग ऑफ टैक्स, और टैक्स बढ़ा दो अमीर लोगों से और उसको गरीब लोगों में स्पेंड कर दो यूबीआई के फॉर्म में। एक मोर फिजिबल अप्रोच क्या हो सकती है, लिमिटेड यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफर स्कीम भी हो सकती है। इकोनॉमिक्स है जो कार्तिक मुरलीधरन
उन्होंने एक्सप्लोर किया ऐसी पॉलिसी को कि एट 1% ऑफ जीडीपी पर कैपिटा दिस वुड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली ₹141 टू एवरी सिटीजन। हर सिटीजन को ₹144 पर महीने, रफली 500 मंथ ए हाउस होल्ड, विच वुड वर्क टू बी सिमिलर टू पीएम किसान की तरह ये काम करेगी, ₹500 पर मंथ। तो एक पूरे हाउस होल्ड को इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड सिमिलर बाय रफली डबलिंग द बजट। पीएम किसान का अगर जो बजट है इसी को डबल कर दिया जाए तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ये भी एक ऑप्शन है। ये फार्मर तक ही नहीं पहुंचेगी, बाकी की लैंडलेस लेबर हैं जो उनके तक भी पहुंचेगी, क्योंकि लैंडलेस लेबर के लिए तो वो है नहीं स्कीम पीएम किसान, वो तो सिर्फ छोटे फार्मर के लिए है। ठीक है, वन थिंग अमाउंट इज 2 लीटर रिकॉल दी तेंदुलकर पुअर्टी लाइन। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि 144 में क्या होगा एक महीने में, ठीक है 500 में क्या होगा, तेंदुलकर की पुअर्टी लाइन सुन लो। तेंदुलकर कमेटी जो पुअर्टी लाइन पाई थी उन्होंने क्या है, जो 1500 रुपये महीने में रूरल एरिया में जो कमाते हैं और 1850 रुपये अर्बन एरिया में कमाते हैं, तो वो क्या माने जाएंगे, वो वो पुअर नहीं माने जाएंगे, ये बात है। ठीक है, तो ये अप्रोच है वो सिंपली इम्प्लीमेंट की जा सकती है रिड्यूस करके एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। सो लॉजिस्टिक काफ़ी चैलेंज है इसके सामने भी। ठीक है, कैश आउट पॉइंट, मिनिमाइज नेटवर्क, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर, एड्रेसिंग इशू विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिवाइस, दिस लास्ट माइट डिलीवर प्रोन नीड टू बी एड्रेस एंश्योर सक्सेस ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये सारे जो चैलेंजेस हैं इनको क्या करना पड़ेगा, हमें एड्रेस करना पड़ेगा। गिवन द फिजिकल कंस्ट्रेंट दैट स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फेस, it is neutral to be skeptical of new policy whether or other policy are somewhat already in place, but in my point having a modified UBI describe a way based, इन्होंने बोला कि जो ऊपर बोली गई है ना वो सबसे अच्छी रहेगी इनके राइटर के खुद के व्यू में, और वो अच्छा मॉडल है। मनरेगा है वो 100 डे का ही एम्प्लॉयमेंट देती है, लेकिन जो काम नहीं कर सकते उनको तो एक्सक्लूड कर देती है ना, बड़े लोगों को, एल्डरली और डिसेबल्ड हैं। तो मनरेगा को भी इसके साथ इंक्लूड किया जा सकता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने समझा दिया कि इनकम की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ट्रांसफर कितने कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इनकम एक क्रिटिकल है सप्लाई चेन डिसरप्शन को रोकने के लिए, और फूड एक्सेस एसेंशियल है। जब लोग के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी और लोगों के पास इनकम आएगी तो परचेजिंग पावर होगी, कुछ तो खरीदेंगे ना लोग उससे, पैसे से। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया एसडीजी फोकस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इशू। इंडिया का जो एसडीजी फोकस है, इंडिया में G20 की समिट हुई थी, राइटर बोल रहे हैं इंडिया का जो यूएन का एजेंडा क्या है 2030 के जो 17 एसडीजी के गोल है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सितंबर में फिर ये एसडीजी की मीटिंग, एसडीजी समिट भी उसी के अंदर कवर हुई। तो उन्होंने रिव्यू किया कि कितने गोल हैं हमारे अचीव हो गए, कितने रही, उसके ऊपर पूरी मीटिंग अपनी बैठी थी। तो समिट ऑफ द फ्यूचर टुक प्लेस हुई 2023-2024 में। यूएन हेडक्वार्टर बिल्ट एसडीजी 23 इट्स कमिटमेंट बाय मेंबर नेशन। तो इस कंटेक्स्ट में एग्जामिनर क्या किया, इंडिया की प्रोग्रेस को हमने क्या किया, 1990 के बाद वो क्या किया हमने, इसको इंडिया की प्रोग्रेस को और ज्यादा देखा कि इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया। नोबल जो लिटरेट्स हैं, नोबल लिटरेट्स अमर्त्य सेन, उसकी बुक, उनकी बुक क्या है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग दी रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय, जो लोग एंजॉय करते हैं उसी को मतलब कि डेवलपमेंट उसी का नाम है। ये आप डेफिनेशन वहां भी डाल सकते हो, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द रियल फ्रीडम दैट पीपल एंजॉय। तो इसमें जो कैपेबिलिटी अप्रोच है उन्होंने बेसिक कंसर्न मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमारी कैपेबिलिटी को हमें डेवलप करना है, सो दैट फ्रीडम है जो हंगर से, इल से, एक साइड से अगर हम देखें, और जेंडर एंड इनकम इक्वालिटी अगर हमारे पास आए तो एक्सेस हो जाएगी क्वालिटी एजुकेशन की दूसरी तरफ, तो काफी ज्यादा अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी। उसके 3 डायमेंशन है हमें पता है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से मापी जाती है, नॉलेज, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूल और मीन ईयर ऑफ स्कूल में देखा जाता है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिवर इनकम लिविंग सॉरी इनकम पर कैपिटा, ये 3 स्टैंडर्ड है। तो ये जो तीनों स्टैंडर्ड हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा लिंक्ड है किससे, एसडीजी 3 क्या है, एसडीजी फर्स्ट क्या है, पुअर्टी, नो पुअर्टी। एसडीजी 2 क्या है, नो हंगर। एसडीजी 3 क्या है हमारा, गुड हेल्थ। एसडीजी 4 क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। एसडीजी 5 क्या है, जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी 8 क्या है, डिसेंट वर्क। एसडीजी 10 क्या है, रिड्यूसिंग इक्वालिटी। तो अगर इन सबको अचीव करना है इन एसडीजी को, तो हमें डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल पे करना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो इंडिया को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में प्लेस करती है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है, जो स्कोर है 0.644 है। इंडिया का रैंक 134 है आउट ऑफ 193 है। एचडीआई जो वैल्यू है इंडिया की वो 0.63 थी, फिर वही 0.633 0.638 थी, वो 0.633 होगी, यानी कि ये गिर गई। मतलब कि फिर क्या हुई, इट इम्प्रूव, फिर ये 0.644 हुई, यानी कि 1 है तो वो बेस्ट है और 0 है तो वो गिर रही है। इन दिस रिपोर्ट इंडिया जो नेबरिंग कंट्री है उनकी एचडीआई काफी अच्छी थी। मलेशिया का 63 रैंक था, थाईलैंड का 66, चाइना का इतना था, श्रीलंका का, इन सब का इंडिया से अच्छा रैंक था। बांग्लादेश का 129 था और इंडिया का 134 था।
तो HDI है वो काफ़ी प्रेजेंट करते हैं, मतलब कि इंटरपोलेटेड कंसिस्टेंट जो डाटा है वो यूज किया जा सकता है HDI वैल्यू में। तो इंडिया जो है HDI वैल्यू है इंडिया की 1990 में जो 0.434 थी वो 2022 में 0.644 होगी। HDI जो रैंकिंग है 15 से लेकर 22 तक इंप्रूव हुई है 4 रैंक। और जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश भूटान ये 10 से 12 रैंक तक इंप्रूव हुई है। चाइना इंप्रूव हुआ है 18 रैंक तक। इंडिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है वो काफी लैग कर रहे हैं जो 2015 इस 7 साल के गैप। एक रीजन इसका क्या है स्लो ग्रोथ का, कोविड-19 पैंडेमिक है और इसके जो इम्पैक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट में, एजुकेशन पे और इनकम पे। एक रीजन तो ये भी हो सकता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो क्या प्रेजेंट करती है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 193 कंट्री, इसके लिए भी करती है। ये डिस्पेरिटी इन जेंडर मतलब कि मेल और फीमेल में मतलब जेंडर में क्या क्या मतलब कि डिस्पेरिटी है, क्या क्या डिफरेंस है। तो रिपोर्ट कंटेन करती है HDI वैल्यू जो सेपरेटली वुमेन एंड मैन। रेशियो है जो GDI का वो देखते हैं मतलब। तो 42 मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री टू विच इंडिया बिलोंग्स, इंडिया मिडिल डेवलपमेंट में करता है, मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट। ओनली सेवन सेवन का ही है लो अचीवमेंट वुमेन एंड मैन में। तो जो ये कंट्री एब्सोल्युटली डेविएशन है जेंडर पेरिटी से मोर देन 10%। और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, युगांडा है क्या, युगांडा हाँ, मोरक्को, सीरियन रिपब्लिक एंड किरिबाती, इन सबको आप मैप में भी देखते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट जेंडर गैप है इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में जो कि 47.8% है, डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मैन। ठीक है, ये काफी ज्यादा गैप है, वुमेन का 28% और मैन का 76 है। तो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन काफी लो है इंडिया में बाकी कंट्रीज है। सो इंडिया को जब नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करते हैं तो जो कि उनका काफी ज्यादा है 39 है, चाइना का 55 है, भूटान का 53 है। तो पीरियडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है इंडिया का 22-23 जो पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटस मोस्टली के द्वारा, अराउंड 73% ऑफ वर्किंग जो एज है 15 ईयर, जो फीमेल है वो 15 ईयर उससे ऊपर है। ठीक है, 22-23 में, और 23.3% थी 2017-18 में। बट ह्यूज गैप है फिर भी फीमेल लोग, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, अर्बन और रूरल में। ठीक है, तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है रूरल एरिया में वो इंक्रीज हुआ है 24.6 से 41.6 2022-23 में। बट एक मार्जिनली इंक्रीज हुआ है सिटी में, सिटी में तो कम हुआ है लेकिन विलेज में काफी हुआ है। तो मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको मतलब काफी जरूरी है। इनकम इनक्वालिटी, अगर हम जेंडर गैप के साथ साथ इनकम देखो तो इंडिया में इनकम इनक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया की जो वन ऑफ द कंट्री है जहां इनकम शेयर रिचेस्ट जो टॉप के 1% लोग हैं उनके पास 21.7% है, जबकि बांग्लादेश में 1% के पास 11 है, चाइना के पास 15 है, भूटान में 18 है, ये 9 है। यानी इनक्वालिटी जो इंडिया में हायर देन है वर्ल्ड की एवरेज से 17.5 से, और साउथ एशिया में 19.6 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम इनक्वालिटी क्या है इंपॉर्टेंट, हायर देन अदर रीजनल ग्रुप, ईस्ट एशिया से भी ज्यादा, पैसिफिक से भी, यूरोप से भी। तो इंडिया को क्या है एड्रेस करना पड़ेगा जेंडर डेवलपमेंट इशू को और इनक्वालिटी को, अगर हमें ये HDG अचीव करने हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप कि आप लोग ध्यान से सुनोगे। जो कांग्रेस ने क्या सोशल जस्टिस को इंटरलाइज कर लिया है, तो ये इसके ऊपर इन दोनों की डिबेट आई है। तो इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, जो हाईलाइट है वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है ऑन द एक्सपेक्टेशन टू मैरिटल रेप। जो मैरिटल रेप है एक कॉलोनियल रिलीक है। मैरिटल रेप क्या है, एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कन्वेक्चर इन इंग्लिश कॉमन लॉ विच सीवरली कर्टेल्ड ए मैरिड वुमेन्स लीगल ऑटोनॉमी। ठीक है, इस आर्टिकल को हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छा आर्टिकल, आप इसको अच्छे से खुद भी पढ़ सकते हो, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस इन टुमारो। तो ये 6A वाला है वो हमने देख लिया। चीफ जस्टिस नेक्स्ट कौन होंगे हमारे, श्री संजीव खन्ना जी नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, 51 होंगे वो, ध्यान रखना संजीव खन्ना जी, संजीव आता है 51। तो इंडिया पाकिस्तान का अच्छा मूव है, ये नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर PM है उन्होंने बोला था। तो ये बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वही मैरिटल रेप के ऊपर है ये, जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो जो फूड है वो एकदम से बढ़ गई है, सॉरी, जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन वो काफी बढ़ गया है, एकदम से टोमेटो के प्राइस में बढ़ाया जा सकता है। RBI ने ऑर्डर किया है सीज कर दो 4 NBFC को अनसीरियस प्राइसिंग के लिए। ठीक है, तो ये बात है RBI ने ये बोली है। हमास के जो लीडर हैं उनकी डेथ हो गई है और बांग्लादेश के कोर्ट ने बोला है कि एक इशू वारंट इशू करता है शेख हसीना के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमने न्यूज़पेपर डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। और आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप शेयर भी कर सकते हो। इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके साथ मिलती है, आई होप ये बेस्ट आपके पास मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट।